वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है संतत आवेश वितरण। संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो संतत आवेश वितरण से क्या अभिप्राय है, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण पे जाते हैं। क्या है उदाहरण कि जैसे ये हमारे पास में कोई एक लोहे की पतली रॉड है और इस रॉड के ऊपर ये मोम की बूंदें जो है वो वितरित है। मोम की बूंदें, ये मोम की बूंदें प्रति इकाई लंबाई में इनकी संख्या जो है वो नियत है। तो हम ये कहेंगे कि मोम की बूंदों का वितरण संतत है, लेकिन मोम संतत नहीं है। लेकिन यदि इस लोहे की रोड को गर्म कर दिया जाए, गर्म करने पर ये मोम की बूंदें पिघल करके और आपस में मिल जाएं, तो अब ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि मोम संतत है। तो क्या ये दोनों चीजें समझ में आई कि पहली स्थिति में क्या है कि मोम की बूंदों का वितरण संतत है, न कि मोम संतत है। और दूसरे वाली स्थिति में क्या है, दूसरे वाली स्थिति में है कि मोम संतत है। बस ठीक इसी तरीके से जो आवेश होता है वो क्वांटीकृत अर्थात पैकेट फॉर्म में होता है। तब जब आवेश कलेक्शन में आता है तो फिर उसका जो वितरण होता है कलेक्शन में या संग्रह में, वो वितरण संतत होता है, आवेश संतत नहीं होता। तो फिर हम क्या कहें संतत आवेश वितरण के बारे में? संतत आवेश वितरण से अभिप्राय यह है कि क्वांटीकृत आवेश का वितरण संतत है, न कि आवेश संतत। तो समझ में आ गई है कि क्वांटीकृत आवेश का वितरण संतत है, आवेश मिक्स नहीं है। वो आवेश का जो वितरण होता है वो सेम इसी मैनर में होता है। तो फिर अगले वाली बात ये है कि हम इस वितरण व्यवस्था को कितने तरीके से ले सकते हैं। तो पहले आप ये परिभाषा नोट कर लीजिए कि संतत आवेश वितरण क्या है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। संतत आवेश वितरण से अभिप्राय यह है कि क्वांटीकृत आवेश का वितरण संतत है, न कि आवेश संतत। अब नेक्स्ट बात आती है कि यह वितरण कितने प्रकार का होता है, अर्थात संतत आवेश वितरण के प्रकार। तो फिर संतत आवेश वितरण के प्रकार देखिए, यहां हम संतत आवेश वितरण को तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तीन तरीके से। पहला क्या है? पहला है रैखिक आवेश वितरण। इसके पीछे हम संतत भी लगा सकते हैं, संतत रैखिक आवेश वितरण। नंबर 2 संतत पृष्ठ आवेश वितरण। और नंबर 3 संतत आयतन आवेश वितरण।
क्लियर? ये तीन तरह की वितरण हो गई। इनसे क्या मतलब है? कहने का मतलब जब हम आवेश को कलेक्शन में लाएं तो वो जो आवेश का कलेक्शन है वो तीन तरीके से जो है वो हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है, इस पेन को मैं बालों से रख लूं, अब इस पर आवेश आ गया, लेकिन पेन एक रैखिक मात्र है, एक रेखा मात्र है, मान लिया जाए, तो हम कहेंगे इस पर जो आवेश का वितरण हुआ वो रैखिक आवेश वितरण के तहत हुआ। क्लियर? नंबर 2, मैंने जो है एक पॉलीथीन की थैली ली, उस पॉलीथीन की थैली को बालों से रगड़ा, बालों से रगड़ेंगे तो अब वो एक पृष्ठ है, अब आवेश का जो कलेक्शन होगा वो जो है उसके पूरी पृष्ठ पर होगा, तो वो हमारे पास में संतत पृष्ठ आवेश वितरण हो गया। नंबर 3, मैं कोई एक प्लास्टिक की बोल जो कंप्लीटली भरी हुई है, उस कंप्लीटली प्लास्टिक की बोल को लिया जाए और उसको यदि बालों से रगड़ा जाए तो उसमें भी आवेश रहेगा, लेकिन वो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में होगा, इसलिए संतत आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो कितने तरह का वितरण हुआ? 3 तरह का। एक संतत रैखिक आवेश वितरण, दूसरा संतत पृष्ठ आवेश वितरण और संतत आयतन आवेश वितरण। तो फिर इस वितरण को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, इनको हम परिभाषित भी करेंगे। तो देखिए कैसे परिभाषा बनती है इनकी, आप इसको एक बार नोट करें। तो फिर संतत रैखिक आवेश वितरण को कैसे परिभाषित करें? देखिए, जब क्वांटीकृत आवेश का संतत वितरण किसी सरल रेखा या वक्र रेखा पर हो, संतत रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। संतत रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर ये बात? अब जैसे ये मैंने कोई लाइन ली और इस लाइन के ऊपर ये आवेश का क्वांटीकृत आवेश का संतत वितरण हुआ, ये इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। यही परिभाषा इन्हीं शब्दों के अनुसार अब हम यहां लिख सकते हैं। कैसे? जब क्वांटीकृत आवेश का संतत वितरण किसी पृष्ठ पर हो, तो जब क्वांटीकृत आवेश का संतत वितरण किसी पृष्ठ पर हो, क्या कहलाएगा? संतत पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? इन्हीं शब्दों के अनुसार हम वो परिभाषा भी दे सकते हैं। क्या? तो ये परिभाषा तो बनी गई आपके पास। तो ये परिभाषा कैसे बनेगी? जब क्वांटीकृत आवेश का संतत वितरण किसी आयतन में हो, जब क्वांटीकृत आवेश का संतत वितरण किसी देखिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। यहां ये जो रैखिक आवेश वितरण है और संतत आवेश पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, इन तीनों को कैटेगराइज करने के लिए हम कुछ टर्म लेते हैं जो मैं उनके नीचे ही लिख रहा हूं। यहां पर मान लीजिए ये हमारे पास में एक बिंदुवत लंबाई dl है और इसके ऊपर एक बिंदुवत आवेश dq एग्जिस्ट करता है। क्या बताया मैंने? dl लंबाई पर आवेश dq एग्जिस्ट करता है। तब इसकी प्रति इकाई लंबाई पर जो आवेश आएगा प्रति इकाई लंबाई पर आवेश आएगा उसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। तो फिर इससे रिलेटेड टर्म क्या होगी? इसी के ठीक नीचे पृष्ठ रैखिक आवेश घनत्व
रैखिक आवेश घनत्व, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैरेक्टर है संतत रैखिक आवेश वितरण का। कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक इसी के नीचे ये मैं लिख रहा हूं, यहां देखें, रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी? संतत रैखिक आवेश, संतत रैखिक आवेश वितरण में प्रति इकाई लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व होता है। अर्थात लैम्डा से डिनोट करेंगे, लैम्डा इक्वल डी क्यू अपॉन डी एल। क्लियर? अब ये हमारे पास में रैखिक आवेश वितरण का कैरेक्टर हो गया, या हमें उसे किससे मेजरमेंट करते हैं उसका? वो लैम्डा से करते हैं प्रति इकाई लंबाई पर। यहां मैंने क्या माना? एक बिंदुवत लंबाई dl ले ली, जिस पर अल्पांश आवेश dq ले लिया, तो फिर प्रति इकाई लंबाई पर कितना आवेश मौजूद है, उस आवेश को हम लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। और मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक देखिए, आवेश कूलाम में, लंबाई मीटर में, कूलाम मीटर। ये हमारे पास रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा हो गई। इसी तरीके से हम रैखिक आवेश घनत्व के बाद पृष्ठ आवेश घनत्व, तो संतत पृष्ठ आवेश वितरण का कैरेक्टर क्या होगा? तो मैं मान लेता हूं यहां एक अल्पांश, ये कोई क्षेत्रफल ds है, ds, इस ds पर कितना आवेश मौजूद है? dq। तो फिर इसी तरीके से हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? वो देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। तो फिर परिभाषा क्या बनेगी? वैसे ही, संतत पृष्ठ आवेश वितरण में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा। तो क्या परिभाषा बनी? संतत पृष्ठ आवेश वितरण में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा, मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। अर्थात क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ds अल्पांश क्षेत्रफल है जिस पर आवेश dq मौजूद है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा उसको हम सिग्मा बराबर dq अपॉन में ds। क्लियर? अब मात्रक, तो मात्रक क्या बनेगा बताइए? dq आवेश है कूलाम में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब आप गैस लगा सकते हो कि अगले वाला जो कैरेक्टर है संतत आयतन आवेश वितरण का, जिसे हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, उसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखिएगा, सोचो और इसे नोट भी करो। ये इसके संगत यहां लिखा हुआ है, ये इसके संगत यहां लिखा हुआ है। ये चीजें जो है इनके कैरेक्टर हैं जिनसे इनका मापन किया जाता है। अब इसी तरीके से हम आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे। आयतन आवेश घनत्व, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि ये कोई हमारे पास में आयतन है, उस आयतन में आवेश वितरित है, लेकिन उसमें भी एक अल्पांश आयतन dv ले लिया, और उस अल्पांश आयतन dv में dq बिंदुवत आवेश मौजूद करता है, तो ये बिंदुवत आयतन dv है। तो फिर
इसी तरीके से ये परिभाषा क्या बनेगी, संतत आयतन आवेश वितरण में, संतत आयतन आवेश वितरण में प्रति इकाई आयतन में निहित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व होता है। तो फिर यहां भी अर्थात क्या लिखा जाए, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी बी, क्लियर। और मात्रक क्या बनेगा, रो का मात्रक डी क्यू अपॉन डी बी है तो मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, क्लियर। तो ये इन सभी जो करैक्टर हैं जिनके द्वारा इन वितरणों का मापन किया जाता है, उनको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, इसे आपको नोट कर लेना है। अब हम अगले वाली बात पे आते हैं। देखिए क्या अगली बात है कि इनके विमीय सूत्र भी यदि हम लिखना चाहें तो विमीय सूत्र हम कैसे लिखेंगे, तो बारी बारी से इन तीनों वितरणों के लिए हम विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। देखिएगा, लैम्डा का विमीय सूत्र बोलो, कूलाम क्या होता है, एटी अपॉन में मीटर, लंबाई एल। तो फिर मैं कलेक्टिवली लिखूं तो द्रव्यमान तो है नहीं, 0, एल ऊपर जाएगा -1, टी ऊपर है 1 और एम्पियर A1। ये विमीय सूत्र बन गया किसका, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का। ऐसे ही सिग्मा का विमीय सूत्र कैसे बनेगा बताना, सिग्मा का विमीय सूत्र बनेगा, यहां डी क्यू आवेश वही एटी बटे में क्षेत्रफल लंबाई पे 2 बार, तो फिर कलेक्टिवली लिखें तो एम पे 0, एल ऊपर जाएगा -2, टी ऊपर है, ए ऊपर है, ये तुम्हारे पास में बन गया विमीय सूत्र सिग्मा का। इसका विमीय सूत्र रो का विमीय सूत्र कैसे बनेगा देखते हैं, कूलाम का वही एटी अपॉन में लंबाई 3 बार है L3, कलेक्ट करो, m कितनी बार आया 0, L कितनी बार आया -3, T कितनी बार आया 1 और A कितनी बार आया 1। ये बन गए इनके विमीय सूत्र। तो आपके पास ये पद परिभाषित हो गए। अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं कि प्रत्येक आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर परिणामी बल कैसे निकालेंगे, या किसी इन तीनों ही वितरण व्यवस्थाओं के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये बारी बारी से हम ये टॉपिक जो है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको जो है वो नोट कर लीजिए, क्लियर। देखिए, हम 3 आवेश वितरणों के बारे में हमने पढ़ा, जिनमें से थे रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण एवं आयतन आवेश वितरण। लेकिन इनको हमने कैरेक्टराइज भी किया, और वो कैरेक्टराइज टर्म क्या थी, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व रो। अब हम इन तीनों वितरण व्यवस्थाओं के कारण किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल एवं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं। तो देखिएगा, यहां मैंने लिखा है रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना, और साथ ही वह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, क्लियर। इस आर्टिकल में 2 डेरिवेशन हो जाएंगे, एक तो परीक्षण आवेश पर बल और दूसरा
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए कैसे करते हैं देखिएगा। ये तुम्हारे पास में एक रैखिक आवेश वितरण है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। कैरेक्टराइज करते हैं। यहां मैंने एक बिंदु O लिया, इस पर मैंने अल्पांश लंबाई बिंदुवत dl ली और यहां बिंदुवत आवेश dq लिया। इससे बिंदु O से ये स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां परीक्षण आवेश Q नोट है और इस बिंदु पर हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है एवं इकाई सदिश OP दिशा में r कैप है। अब यहां एक बात देखने की है, कूलाम का नियम केवल बिंदुवत आवेशों के लिए लगता है। यदि हम बिंदु O पर अल्पांश लंबाई dl नहीं माने तो ओवरऑल इस वितरण व्यवस्था के कारण कूलाम नियम से हम परीक्षण आवेश Q नोट पर बल नहीं निकाल पाएंगे। कारण क्योंकि जो लंबाई पर जो आवेश वितरित है वो बिंदुवत नहीं है, तो यहां एक समस्या हो गई है। तो सैद्धांतिक रूप में हम क्या करते हैं कि हम इस बिंदु O के ऊपर एक अल्पांश लंबाई dl जो कि बिंदुवत काम करती है चुन लेने से इस बिंदु O पर एक बिंदुवत आवेश dq की कल्पना कर ली जाती है। ठीक है, हमने dq आवेश ले लिया और यह आवेश Q नोट है, इनके बीच की दूरी r है। तो हम इस फिगर को किस तरीके से मेंशन करेंगे, लिखेंगे। देखिए उपरोक्त चित्र में लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व का रैखिक आवेश वितरण दर्शाया गया है जिसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q नोट पर परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है, ये बात P के ऊपर परीक्षण आवेश Q नोट पर परिणामी बल ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए बिंदु O पर अल्पांश लंबाई dl पर बिंदुवत आवेश dq लेते हैं, dq ले लिया। अब ऐसी स्थिति में कूलाम का नियम लग सकता है, तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदुवत आवेश dq के कारण बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट आवेश पर बल कौन से नियम से, आधार क्या है, आधार है कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या होता है, k q1 q2 बटे में r स्क्वायर या q1 q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो उस फार्मूले को हम इस स्थिति के लिए लगाते हैं, तो लगने वाला बल df dq q नोट q1 q2 और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और r कैप क्या है, OP दिशा में इकाई सदिश, OP दिशा में इकाई सदिश। क्लियर। लेकिन हम जानते हैं कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा किसके बराबर होता है, dq अपॉन dl के। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली, dq की, लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, लैम्डा dl। अब ये समीकरण 2 जो है वो हम इस एक में पुट कर देते हैं, तो 1 व 2 से। तो df बराबर dq का मान रख देंगे लैम्डा dl, q नोट एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इनटू r टैब। अब हमें केवल इस अल्पांश लंबाई के कारण ही बल नहीं चाहिए, हमें चाहिए संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें समीकरण 3 का समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन किया हमने, तो देखिएगा ये समाकलन लगा दिया, Q नोट लैम्डा जो कि कांस्टेंट थे बाहर आ गए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, dl अपॉन r स्क्वायर r कैप अंदर रह गया। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से यहां तक तो हमने केवल परिणामी बल ही निकाला है परीक्षण आवेश पर, लेकिन यहां हम चाह रहे हैं कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल होती है। तो फिर F में किसका भाग दे दिया, प्रति इकाई आवेश मतलब Q नोट परीक्षण आवेश का भाग दे दिया, इससे प्रति इकाई आवेश के ऊपर ये बल आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E बराबर F बटे में Q नोट। अब ये F का मान हम यहाँ पर रख दें, ये मान यहाँ रख दिया, Q नोट से Q नोट कट गया और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो रैखिक आवेश वितरण के कारण दोनों काम हो गई, क्या, परीक्षण आवेश पर परिणामी बल भी हो गए और साथ ही साथ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो गई। क्लियर ये बात। अब ये नोट कर लिया होगा आपने। अगली वाली बात आती है कि हम रैखिक आवेश की बजाय पृष्ठ आवेश वितरण की बात करते, तो यहां मैं कुछ परिवर्तन कर रहा हूं और यही आर्टिकल पृष्ठ आवेश वितरण के लिए बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए मेरा परिवर्तन क्या है,
यहां रेखी की जगह क्या आ जाएगा, पृष्ठ, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। अब ये जो है ये पूरा आपका पृष्ठ बन जाएगा। पृष्ठ का फिगर बना दें, कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है, ये कोई अल्पांश पृष्ठ है, इसमें जो आगे बिंदु ऊपर और यहां पर ये पृष्ठ ds है और ये dq आवेश इसमें एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो अब पृष्ठ बना दी। यहां कहां परिवर्तन होना है, रैखिक लैम्डा की जगह हम लिख देंगे सिग्मा, रैखिक आवेश घनत्व की जगह लिख देंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का ये पृष्ठ आ जाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण दर्शाया गया है। बाकी बातें सेम एज इट इज ऐसे कैसे लिखनी है। अतः बिंदुवत यहां पर आगे अल्पांश क्षेत्रफल, यहां पर ये क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल dl की जगह क्या लिखें, ds, पर बिंदुवत आवेश dq लेते हैं, ये बात एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ क्या परिवर्तन आ जाएगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वही कूलम का नियम लग गया, लेकिन परिवर्तन यहाँ नोट कीजिए। क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिग्मा, dl की जगह क्या लिख दूं, ds, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, लैम्डा सिग्मा ds। तो फिर ये परिवर्तन यहाँ भी चला गया, तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, सिग्मा ds। तो फिर लेकिन संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण, लेकिन यहाँ संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ शब्द आ जाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण परिणामी बल लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा, dl की जगह क्या हो जाएगा, ds, और लंबाई की जगह क्या हो जाएगा, सरफेस एच। अब आगे ये बात एज इट इज, फिर परिवर्तन कहाँ होगा, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा, और यहाँ dl की जगह क्या आ जाएगा, ds, और l की जगह सरफेस। ठीक है, यहां भी मैं s कर दूं, ये लो, और ये ds कर देता हूं। इसका मतलब फॉर्मेट वही रहा, लेकिन ये आर्टिकल अब पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बन गया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम पृष्ठ आवेश वितरण के कारण भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर ये बात? तो अब मैं तीसरे वाला वितरण ले रहा हूं। तीसरे वाला वितरण क्या था, आयतन आवेश वितरण के कारण। तो देखना क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको उतारने के बाद आप इस तरीके से यहां क्या लिखोगे, आयतन, कितना इजी है, आयतन। अब ये चित्र आयतन वाला ही बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा। ये हमारे पास में कोई आयतन है पूरा, ये कोई छोटा आयतन है, बिंदु ऊपर है ये, इसे आवेश इसमें dq dv आयतन, ये सारे में आवेश भर देते हैं। तो यहां बिंदु ऊपर dv आयतन में और dq आवेश दिया गया है। तो अब बताओ परिवर्तन, सिग्मा की जगह क्या कर दूं, रो, क्या लिखा जाएगा, आयतन आवेश घनत्व का क्या, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण दर्शाया गया है। बाकी सारी चीजें ऐसे कैसे आएंगी, तो फिर अल्पांश क्षेत्रफल की जगह क्या लिखोगे, अल्पांश आयतन, ds की जगह क्या लिखोगे, dv। अब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आ जाओ परिवर्तन एक बार फिर कहां से, ये आयतन आवेश घनत्व रो dq बटे में क्या कर दें, dv, ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रो dv, फिर ये भी क्या आ जाएगा, रो dv, और संपूर्ण पृष्ठ की जगह क्या लिख दोगे, आयतन, आयतन आवेश वितरण के कारण परिणामी बल, सिग्मा की जगह क्या कर दो, रो, ds की जगह क्या कर दें, dv, सरफेस की जगह क्या कर दें, आयतन वॉल्यूम। परिभाषा ऐसे कैसे लिखी जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, रो, फिर यहां पर dv, और ये अपॉन में यहां पर ये v, और यहां क्या परिवर्तन हो गया, रो, और यहां पर ये s की जगह आ गया v, और ds की जगह आ गया dv। ये लिया, देखिए वही फॉर्मेट किसको भी फिट कर देता है,
आयतन आवेश वितरण के कारण हम ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। एक फॉर्मेट तीनों वितरणों के कारण आपको जो है परिणामी बल भी बताएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताएगा। इस प्रकार ये जो है संतत आवेश वितरण और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है राजस्थान बोर्ड के वो कंप्लीट हो जाते हैं।